5 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी, लेकर गीतों भरी कहानी। आज आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी समाप्त करेंगे, दास्तान गो। ये एक बड़ा सवाल था जिसका जवाब आदिए ब्रेंग में किसी के पास न था। काका जी ने अपनी जिंदगी के दौरान एक ऐसी गलती की थी जिसकी बिना पर इलाके के लोग तो दूर, खुद अपनी औलाद भी उससे खफा थी। वो 3 बेटों और 1 बेटी का बाप था। 2 बीवियां होने के बावजूद आलम तन्हाई और कस्म तुरसी की जिंदगी गुजार रहा था। पहली बीवी अपने ही गांव की एक सीधी साधी, अनपढ़ और सांवली सी खातून बेगम जान थी, जिसकी काका जी ने कभी कद्र नहीं की। उसने काका जी को 2 बेटे दिए, अहमद और जमाल। वो दोनों भी मां की तरह सादुल्लाह और शरीफ नफ्स थे, लेकिन काका जी की जवानी की मसरूफियात की वजह से दोनों ही तालीम के जेवर से महरूम रह गए। हालात ने उन्हें पेट की आग बुझाने के लिए मजदूर बना दिया, जबकि काका जी की दूसरी बीवी अफसाना तेज तर्रार, खूबसूरत और पढ़ी लिखी शहरी औरत थी। उसके 2 बच्चे सलमा और शफीक तालीम याफ्ता थे, लेकिन वो हमेशा अपने सोतेले भाइयों से दूर शहर में पले बढ़े और वहीं अपने अपने काम में मसरूफ हो गए। काका जी की दूसरी बीवी अफसाना ने उसका सिर्फ तब तक ही साथ दिया जब तक काका जी की दास्तान गोई का दबदबा कायम रहा। अफसाना काका जी की ताल पर रक्स करती तो सामीन दिल थाम कर रह जाते। शहर शहर और गांव गांव उनके प्रोग्राम मुनाकिद होते रहते और बड़े बड़े सियासतदान और अफसरान उन्हें मदु करके उनके फन से महसूस होते। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी समाप्त कर रहे हैं, दास्तान गो। इसी दौरान एक दिन किसी असर रसूख रखने वाले शख्स ने फरमाइश कर दी कि वो अफसाना का रक्स देखना चाहता है, लेकिन काका जी की दास्तान नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसकी आवाज और अफसाना के रक्स में तालमेल नहीं बनता। दरअसल उसकी नीयत में बाल था और वो अफसाना को काका से अलग करके अपनी लौंडी बनाना चाहता था, जो काका जी अच्छी तरह से भांप गया था। उसने अफसाना को बार बार इस गहरी साजिश से आगाह किया, लेकिन अमीर आदमी सियासत काम आई और उसके खरे नीले नोटों ने अफसाना को काका जी से अलग कर ही लिया। अफसाना जब तक शबाब पर थी उसके इशारों पर नाचती रही, और जब चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लगीं तो उसकी बेटी सलमा उसकी नजर का मरकज बनी और उसने एक बार फिर मां बेटी को अलग करने के लिए वही फार्मूला इख्तियार किया जो उसने कभी काका जी से अफसाना को छीनने के लिए किया था। लेकिन तजुर्बा और धक्के ठोकरें आदमी को बहुत कुछ सिखा देती हैं। अफसाना अपने आशिक की बातों से समझ गई थी कि वो कमबख्त सलमा को भी उसी दलदल में उतारना चाहता है जिसमें उसने कभी खुद उसे फेंका था। कई बरस तक वो उससे शादी के सुहाने ख्वाब दिखाता रहा, लेकिन अमलन वो उसके जिस्म को खिलौने की तरह खेलना चाहता था, जिसमें वो कामयाब भी रहा। अफसाना उसकी मकारी को अच्छी तरह पहचानती थी, इसलिए उसने सलमा को चुपके से दूर एक कॉलेज में आला तालीम हासिल करने के लिए अपने भाई शफीक के साथ रवाना कर दिया और खुद अपने ही मोहल्ले में जवानी की कमाई से खरीदी हुई छोटी सी दुकान पर बैठ गई, जहां वो दूध, दही, रोटी और बच्चों की मिठाइयां वगैरह बेचा करती। मोहल्ले के लोग उसे पीठ पीछे कंजरी के नाम से याद करते, लेकिन उसे अपने फनकारा होने पर बड़ा फख्र था। वो अपने अच्छे दिनों को याद करके मिसालें देती कि कब और कैसे वो अपने सामीन के दिलों पर राज करती थी। बड़े बड़े अफसर और लीडर उसकी मुट्ठी में होते, यहां तक कि शहर के एक अमीर शख्स ने अपने बेटे को सिर्फ इस वजह से गोली मार दी थी कि उसने अफसाना के साथ बदतमीजी की थी। वो अक्सर कहा करती, अफसाना वो चट्टान है कि अगर दरियाए जहलिम के आगे खड़ी हो जाए तो वादी कश्मीर फिर से सतीसर बन जाए, पूरी आबादी गर्क हो जाए और वो जलदेव बनकर बड़े बड़ों को खा जाए। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी समाप्त कर रहे हैं, दास्तान गो। लेकिन ढलते सूरज की पूजा कौन करता है? जब सूरज ग़ुरूब होकर शैतान के सींगों के दरमियान में आ जाता है तो उसी को ज़वाल का वक्त कहा जाता है।
और उस वक्त कोई काबे को भी सिजदा नहीं करता। इसलिए अफसाना को अपने मोहल्ले वालों से हमेशा ये शिकायत रहती कि उन्होंने कभी उसके फन की कद्र नहीं की। वो खुद को जमाने की कामयाब तरीन सूफिया कहती थी और दास्तान गोई के फन में उसने अपने सहरंगेज रख्स से जो नयापन पैदा किया था उसके लिए बड़े से बड़े इनाम का दावा करती। लेकिन इलाके के लोग उसे मशवरा देते कि वो अपने माजी की गलतियों पर ताइब होकर खुदा के दरबार में सर्वसजदा हो जाए तो शायद उसकी आखिरत सुधर जाए। मोहल्ले की औरतें अक्सर अफसाना के साथ खुंदक खाती रहती थीं और अपनी बहू बेटियों को इस चुड़ैल से दूर रहने का मशवरा देती। मोहल्ले में अफसाना की जवानी की ऐसी ऐसी कहानियां सीना बसीना चल रही थीं कि जिन्हें सुनकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते। कोई कहता अफसाना जवानी के आलम में जोशे जवानी से अंधी होकर बड़े लोगों की हवस का सामान बनती रही। रक्कासा नहीं, वो तो तवायफ थी, धंधा करने वाली। शादी ब्याह के जश्नों में नाचते नाचते दास्तान गो काका जी को सहारा बनाकर बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंच गई और आखिरकार उसे छोड़कर किसी की रखैल बन गई। तो कोई कहता अफसाना का वजूद गुनाहों और बदकारियों का पलंदा है, वो मोहल्ले में भाई से अजाब है, बहू बेटियों को गुमराह करके अपनी राह पर डालना चाहती है, दल्लाल है दल्लाल, बड़े लोगों का बिस्तर गर्म करके हराम की कमाई खाती रही और अब पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रही है। अरे इसे तो जिंदा जला देना चाहिए, कलमुही को कब्र भी कबूल नहीं करेगी। अपनी बेटी सलमा को घर से दूर करके कहती है कि किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए छोड़ा है। भला तवाइफ की बेटी भी कभी पढ़ लिख कर शरीफ औरत बनी है क्या? जैसी माँ वैसी बेटी, बड़ी होकर वो भी यही काम करेगी। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं दास्तान को। मोहल्ले वालों ने कई बार चाहा कि वो अफसाना को यहां से बाहर निकाल फेंकें, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे क्योंकि इंतजामिया में अफसाना के कुछ पुराने कदरदान अब तक मौजूद थे जो उसकी पुश्त पनाही पर आ जाते। मोहल्ले वाले पिछले दिनों उस वक्त दंग रह गए थे जब अफसाना की दुकान पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आ धमका था और अफसाना ने उसे खरी खरी सुनाते हुए कहा था, इंस्पेक्टर, जवानी की जोश ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अभी पुलिस में नए नए भर्ती होकर आए हो क्या? तुम्हें मालूम नहीं, मुझे अफसाना कहते हैं, अफसाना। मैं तुम जैसे अफसरों को अपनी जेब में लेकर फिरती हूँ। एक फोन घुमाऊंगी ना तो खड़े खड़े तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। तनख्वाह के चंद टक्कों से भी हाथ धोना पड़ेगा तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अफसाना के तेवर देखकर इंस्पेक्टर ने पतली गली से निकल जाने को तरजीह दी और मोहल्ले वाले खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे। उसने मोहल्ले वालों को भी साफ साफ बता दिया था, मैं जानती हूँ ये लौंडा मेरे सामने सिर्फ इसलिए खड़ा होकर बात कर सका था कि मोहल्ले के कुछ लोगों ने इसे रिश्वत खिलाई थी और मेरे खिलाफ कान भरे थे, वरना इसके बड़े बड़े अफसर भी मेरे साथ अदब एहतराम से बात करते हैं। देख लिया ना तुम लोगों ने, भीगी बिल्ली की तरफ भाग गया, कमीना कहीं का। तुम लोग भी सुन लो, मैं एक औरत हूं तो क्या, अकेली हूं तो क्या, मैं बेबस और बेसहारा नहीं हूं। मैं तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती, लेकिन तुम मुझे आराम से रहने नहीं देते। तुम्हारी नीयत खराब है और मैं तुम सबको अच्छी तरह से जानती हूँ। शरीफों का चोला पहनकर तुम्हारी सफों में कितने कमीने लोग हैं ये मुझसे पूछो। एक एक का नाम लेना शुरू करूंगी तो सब नंगे हो जाओगे। और फिर मोहल्ले वालों ने अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये कहकर समाज को कोसती रही कि FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप मकबूल साहिल की लिखी कहानी समाप्त कर रहे हैं दास्तान को। काका जी की पहली बीवी बेगम जान जनूबी कश्मीर के मशहूर और खूबसूरत मकाम वेरीनाग के एक छोटे से गांव में रहती थी। सांवली और कबूल सूरत लड़की, अपनी शक्ल आईने में देखकर उसे अपनी औकात याद आ जाती और अपने आप में ही डूब जाती। उसे यकीन था कि पूरे इलाके में कोई लड़का उसके साथ शादी करने के लिए तैयार न होगा। और फिर उसके वालिदैन के पास उतनी दौलत भी तो न थी कि वो उसे जहेज का लालच देकर किसी लड़के के माथे मड़ देते। घर में चंद बकरियां, एक गाय और दर्जन भर मुर्गियां थीं। वेरीनाग का शाही चश्मा दुनिया भर के सयाहों के लिए बाइसे सुकून सैरगाह का दर्जा रखता था, जहलिम का मंबा और बेगम जान की रोजी का सबब। वो अपनी देसी मुर्गियों के अंडे उबाल कर एक टोकरी में वेरीनाग ले जाती, सयाहों को फरोख्त करती और उसी से उसका मायका गुजारा करता। उसकी
काका जी से इसी बाग में मुलाकात हुई थी, जब वो बाग के बीचों बीच अपने साथियों के साथ कश्मीरी लोक दास्तान गुलरेज पेश कर रहा था और एक बड़ी भीड़ उसे इन्हिमाक से सुन रही थी। काका जी का ये मामूल था कि वो मौसम बहार के आगाज से ही वेरीनाग बाग में आ जाता और अपने चंद रिवायती साजिंदों के हमरा सयाहों और बाग में मौजूद लोगों को कश्मीर के रिवायती किस्से कहानियां सुनाता और दादे तहसीन के साथ साथ शाम होने तक अच्छी खासी रकम भी जमा कर लेता। और जब शाम को अपने दीगर साजिंदों को रुखसत करके घर लौटने लगता तो पहाड़ी की पगडंडी पर उसे बेगम जान के सिवा कोई और साथी नसीब न होता। वो अपने अंडों भरी टोकरी खाली करके वापस जाने लगती तो काका जी उसे कहीं न कहीं रास्ते में मिल जाता। बेगम जान का घर भी इसी रास्ते में था, जिधर से काका गुजरकर चंद गांव आगे जाता। दोनों की मुलाकातों ने ये काम किया कि काका जी ने उसे शादी करके हमेशा के लिए अपना हमसफर बना लेने का इरादा कर लिया। जब रास्ता एक था तो कुदरती तौर मंजिल भी एक हो गई। बेगम जान ने कभी सोचा भी न था कि उसे काका जी जैसा शौहर मिल जाएगा, जो अच्छा खासा कमा लेने के अलावा पूरे इलाके में काफी इज्जत और मर्तबा भी रखता हो। काका जी को याद भी नहीं था कि उसने दास्तान गोई का पेशा कब इख्तियार किया था। वो इतना जानता था कि बचपन में जब इलाके में किसी की मौत हो जाती तो रिवाज के मुताबिक गांव के हर घर से कोई न कोई गमजदा खानदान की ढारस बंधाने के लिए वहां चला जाता और चंद रिवायती किस्से कहानियों की किताबें पढ़कर रात गुजारी जाती, जिससे गमजदा अयाल के घर पर महफिल जम जाती और उन्हें अपने दुख का एहसास न होता। काका जी ने भी कुछ ऐसी ही महफिलों में अपने फन का मुजाहिरा किया था। जंगनामे, मेराजनामा और कश्मीरी लोक कहानियां, अकनंदन, रुस्तुम पहलवान, गुलरेज, सैफुल मलूक और लैला मजनू उसे इन्हीं महफिलों में याद हो गए थे। आवाज और लय अच्छी थी, इसलिए दादो तहसीन मिली और उसने इसी काम को अपना पेशा बना लिया। पहले वो कहानियां तरन्नुम में सुनाता था, फिर उसने घड़ा बजाना शुरू किया। कुछ वक्त के बाद हारमोनियम वाला मिल गया, फिर रबाब और सारंगी वालों ने साथ दिया और चंद बरसों के दौरान काका जी की पूरी टीम इलाके में दास्तान गोई के लिए मशहूर हो गई। उन्हें अब मातम के बजाय शादी ब्याह के मौकों पर दावतें मिल रही थीं। टीम में नाचने वाला बच्चा सूफी भी शामिल था, इसलिए लोग ज्यादा इत्मीनान और इन्हिमाक से सुनते थे। काका जी के फन का शोहरा रोज बरोज बुलंद हो रहा था। वो अब सिर्फ वेरीनाग बाग तक ही महदूद नहीं रहा था, बल्कि कुकरनाग, टक्सुम, अच्छबल, पहलगाम और अहरबल के मशहूर सयाहती मकामात पर काका जी की दास्तान गोई की धूम थी। वो जहां जाता सामईन उसे हाथों हाथ लेते। लोगों का जमे कफीर उसके इर्द गिर्द हल्का बनाए हर वक्त मौजूद रहता और उसकी जेब नोटों से माला माल हो जाती। बेगम जान को वो काकी कहकर बुलाता था। वो अपनी जगह खुश थी कि उसे ये मुंह और मसूर की दाल की मानिंद इतना मशहूर और अच्छा शौहर नसीब हुआ, जबकि काका जी खुश था कि बेगम जान के आते ही उसके कारोबार में बहार आ गई थी और तंगदस्ती कोसों दूर चली गई थी। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप अपने मेजबान रशीद निजामी के साथ समाप्त कर रहे हैं गीतों भरी कहानी। आज आप कहानी समाप्त कर रहे हैं दास्तान गो। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है, जो नजरों को भा जाए और दिल में उतर जाए वही खूबसूरत होता है। लैला काली थी तो क्या हुआ, उसकी खूबसूरती जब मजनू को नजर आई तो उसने अपना तन मन लुटा दिया। काका कभी कभी काकी से ये बात कहता तो वह अंदर ही अंदर खुद को दुनिया की सबसे ऊंची बुलंदी पर महसूस करती। उनकी शादी को कई साल गुजर गए। इस दौरान ऊपर वाले ने उन्हें 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी दिए, अहमद और जमाल। दोनों अपनी मां पर गए थे। शरीफ और खामोश तबीयत, पढ़ने लिखने में भी अच्छे थे और खेती बाड़ी में भी दिलचस्पी लेते थे। सारे गांव के बच्चों से मुख्तलिफ ये मेवा बागात में सेब और नाशपाती चुराने जाते और नहीं खेतों से खीरे या मटर। किसी के अखरोट के दरख्त के नीचे से यूं ही गुजरते हुए भी घबराते ताकि कोई झूठी तोहमत न लगा बैठे। तालीम हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन वक्त कभी यकसा नहीं रहता। मुसीबतें और परेशानियां कभी दस्तक देकर या खत लिखकर नहीं आती। और वैसे भी दानाओं का कहना है कि खुशियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। बेगम जान अपनी बकरियां चराते हुए एक गहरे नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई और ये बच्चे मां के साये से महरूम हो गए।
काका जी ने उनकी देखभाल का काम अपने भाई अब्दुल अजीज को सौंप दिया, लेकिन अजीज बिल्कुल वैसा ही चच्चा साबित हुआ जैसा कि अबू जहल। दास्तान को काका जी अपनी टीम के साथ गर्मियों की एक सुहानी शाम को पहलगाम के टूरिस्ट क्लब में दास्तान गुले बकावली पेश कर रहा था। महकमे सयाहत ने लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का एहतमाम किया था। कॉलेजों और स्कूलों के सैकड़ों तलबा और तालिबात के अलावा बैरूनी सयाहों की भारी तादाद भी पहलगाम में मौजूद थी, जबकि हुकूमत के मुतअद्दिद वज़ुरा, ब्यूरोक्रेट और ऑफिसर खास तौर से ये प्रोग्राम देखने आए थे। बहुत से फनकार अपना अपना प्रोग्राम पेश कर चुके तो स्टेज पर काका जी का नाम पुकारा गया। ऐलान करने वाले ने कहा कि आज शहर से आई नौजवान फनकारा अफसाना जी काका जी की ताल पर रक्स पेश करेंगी। काका जी ने अपने घड़े पर थाप लगाई, उसके साजंदू ने सुर मिलाए और अफसाना का रक्स शुरू हुआ। दोनों फनकारों ने सारी रात वो समहा बांधा कि सुबह तक हजारों लोग बाग में बैठे बैठे दास्तान सुनते रहे। न तो काका जी की ताल और लय टूटी और न ही अफसाना के कदमों ने थकने का नाम लिया। गोया नदी के दो किनारे चलते चलते अचानक मिल गए हों, दो बिछड़ी रूहों का मेल हो रहा हो, या फिर सदियों के फासले लम्हों में तय हो गए हों। FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप मकबूल साहिल की लिखी गीतों भरी कहानी समाप्त कर रहे हैं दास्तान को। अफसाना तब तक अकेली थी और छोटे मोटे प्रोग्रामों में एक आध बार रक्स पेश कर लेती थी, लेकिन काका जी के फन के साथ जुड़कर वो कश्मीरी सूफियाना मूसीकी की सूफिया बन गई थी। उधर काका जी भी बेगम जान की मौत के बाद अकेला था। उसे अफसाना अच्छी लगी और इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। वो दोनों बड़ी बड़ी महफिलों में एक साथ जाते तो शायकीन की भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता। शादी ब्याह के सीजन में उन्हें बाज़ाबिता तौर एक पीए रखना पड़ा, जो उनकी मसरूफियात के बारे में हिसाब रखता और लोगों से बाज़ाबिता पेशगी वसूल करता, जबकि आम दिनों में कश्मीर के बाग और सियाहती मकामात उनके लिए हर वक्त बेकरार और मुंतजिर रहते। जिंदगी का सफर यूं ही जारी रहा। काका जी अपने पहले दो बच्चों से बिल्कुल लाताल्लुक हो गया। वो बराए नाम कभी कभार उनको पैसा भेज देता, जो उसका भाई अजीज हड़प कर जाता और बच्चों से इतनी मशक्कत करवाता कि उनके हाथ पांव में छाले पड़ जाते। वो दोनों एक तरफ इज़्ज़त और अजाब भरी जिंदगी गुजार रहे थे तो दूसरी जानिब अफसाना के वतन से जन्म लेने वाली सलमा और शफीक को जिंदगी की हर सहूलियत मयस्सर थी। अच्छा खाना, अच्छा लिबास और अच्छा स्कूल। माँ बाप की आमदन का पूरा मसरफ उन पर ही होता और अफसाना इस मामले में किसी भी बात पर समझौता करने के लिए तैयार न थी। दास्तान गोई और मूसीकी के शौकीन चंद लोगों की नजर अफसाना पर पहले से ही थी। चंद अफसर और ब्यूरोक्रेट अफसाना की अदाओं के दीवाने थे, लेकिन अफसाना काका जी के बगैर किसी महफिल में नहीं जाती थी और ये साथ इन सभी की आंखों में कांटा बनकर चुभता था। मेरा बस चले तो मैं उस चकोर टोपी वाले काका को गोली मार दूं। उसने अफसाना जैसी फनकारों को अपने पंजों में कबूतर की तरह दबोच रखा है, एक शख्स ने कहा। मैं जानता हूं, अरे मैं तो चाहता हूं कि उसे गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहिए। अफसाना के दामन के साथ कांटों का गुच्छा बनकर लटका हुआ है, 2 मिनट भी उसे अपने से अलग नहीं होने देता। दूसरा बोला, मैं कहता हूं कि अगर वो काका जी से अलग हो जाए तो मैं उसे दुनिया भर के ममालिक के दौरे पर भेज दूं, जहां वो कश्मीरी मूसीकी और रक्स की नुमाइंदगी करके लाखों रुपए कमा ले। तीसरा बोल ही रहा था कि पहले ने बात काटी। मुझे लगता है कि यही बेहतर रहेगा। अफसाना तक किसी तरह ये बात पहुंचा देनी चाहिए कि अगर वो कुछ दिन के लिए काका जी से अलग हो जाए तो उसे वर्ल्ड टूर पर भेजा जा सकता है। और फिर यही हुआ। सियासी शातिरों ने मिलकर ऐसी बिसात बिछाई कि पहली ही चाल में अफसाना मात खा गई। दुनिया देखने, घूमने फिरने और मोटी रकमें कमाने के शौक ने उसे काका जी से अलग कर दिया। काका जी अपने हाल में खुश था और जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, लेकिन औरत जात और उसका तौसी पसंदाना दिमाग वो उसे समझाने और तबाही से बचाने में नाकाम रहा और सियासी शोबदबाजों ने उसके ताज का अनमोल हीरा चुरा लिया। अफसाना को चंद रियासतों में कुछ प्रोग्राम जरूर मिले और कुछ पैसा भी, लेकिन उसका आलमी दौरा करने का ख्वाब कभी पूरा न हुआ। सियासी लोगों के वादे हाथी के दांत साबित हुए और इन ख्वाबों की ताबीर हासिल करते करते वो अपने शौहर के साथ साथ अपनी इज्जत और आबरू भी गंवा बैठी। सियासी अय्याश उसे महफिलों से अपने बिस्तरों तक पहुंचाकर उसके फन और खूबसूरती की दाद देते रहे और अफसाना उनका बिस्तर गर्म करती रही और वो उसकी जेबें।
افسانہ خود کو ایک عظیم فنکارہ سمجھتی رہی اور وہ اسے طوائف۔ انگور کا موسم ختم ہوا اور افسانہ کو کشمش کے دانے کی طرح اس کے چاہنے والے سرے راہ چھوڑ کر چل دیے۔ کسی نے شادی کا وعدہ کیا، کسی نے دنیا گھمانے کا اور کسی نے بنگلہ خرید کر دینے کا، لیکن نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ دنیا حاصل کرنے کے لالچ میں وہ اپنے شوہر سے دور ہو گئی اور دنیا والے اسے ایک بد کردار عورت کے طور یاد کرنے لگے۔ اپنی غلطی کا احساس ہونے تک آفتاب شباب شیطان کے سینگوں کے درمیان آ گیا تھا اور پرستاروں نے وقت زوال میں اس صنم کو سجدہ کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن آج کی تاریخ میں بھی وہ خوش تھی، جس کی وجہ اس کی شاطر دماغی تھی۔ وہ آج بھی اپنی چکنی زبان کا جال پھینک کر نئے نئے شکار پھانستی اور اپنے پرانے خریداروں کو خوش کرتی، اور محلے والے اس سب سے واقف ہونے کے باوجود اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ کاکا جی نے کچھ عرصہ افسانہ کی بے وفائی اور اس کی تباہی پر آنسو بہائے، لیکن جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو کشتی تقدیر کو ہوائے وقت کے سپرد کر کے خاموش ہو گیا۔ ہوش سنبھالتے ہی اسے اپنی پہلی بیوی بیگم جان یاد آئی تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، ہائے کاکی، ہائے میری کاکی۔ FM2 103.5 میگا ہرٹز پر آپ گیتوں میری کہانی سماعت کر رہے ہیں، داستان گو۔ لیکن کاکی کی قبر پر اس وقت تک لمبی لمبی اور ہری ہری گھاس اگ چکی تھی۔ اس کے دو لال احمد اور جمال دھول مٹی چاٹ رہے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کی عمر نکل چکی تھی۔ بھائی عزیز کا یوم حساب آیا تو کاکا جی نے اسے آتشی لباس پہنا کر اپنے بچوں پر ڈھائے مظالم کا گن گن کر حساب لیا، اور بہت محنت کے بعد ان کی گاڑی اگرچہ پھر سے پٹری پر آ رہی تھی، لیکن بچوں کے دلوں میں باپ کی نفرت اور ناراضگی گھر کر چکی تھی۔ وہ ہزار کوششوں کے باوجود کاکا جی کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اپنے ننیحال میں زندگی گزارنے لگے۔ کاکا جی کو اپنے دوسرے دو بچوں سلمہ اور شفیق کی یاد بھی آتی تھی، لیکن وہ اپنی شاطر ماں کے زیر اثر تھے، اور اگرچہ سلمہ کبھی کبھار اپنے تھکے ہارے والد کی چوری چھپے خبر لے لیتی یا اس کے ساتھ فون پر بات کر لیتی، لیکن شفیق اپنی والدہ اور والد دونوں سے بری طرح ناراض تھا۔ لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار اپنے سوتیلے بھائیوں سے بھی ضرور مل لیتا تھا۔ تھک ہار کر کاکا جی نے داستان گوئی کا پیشہ ترک کر دیا۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے اپنے واحد اور وفادار دوست شوکت علی عرف شوقی کے ساتھ اپنے اس عالیشان گھر میں رہ رہا تھا جو اس نے تب تعمیر کیا تھا جب اس کا شوہرہ اپنے پورے عروج پر تھا۔ شوقی اب دنیا کی بھیڑ میں کاکا جی کا واحد رفیق اور یار غار تھا۔ شوقی کے پاس علم کی دولت تھی اور کاکا جی کے پاس کہانیوں اور قصوں کا خزانہ، اور دو دیوانے مل کر کئی برس تک اپنے اپنے فن کا استعمال کر کے ایک کتاب لکھنے میں مصروف تھے۔ کاکا جی نے روایتی لوک کہانی اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والے قصوں کو اپنے دوست شوقی کی مدد سے کتابی شکل دے کر جب مسودہ ایک ناشر کے سپرد کیا تو اسے پتا ہی نہیں تھا کہ اس نے کئی برسوں کی عرق ریزی کے دوران کتنا بڑا اور انمول ہیرا تراش لیا ہے۔ کتاب کا نام اس نے پری محل رکھا تھا، جسے مقامی طور اتنی پذیرائی اور پبلسٹی ملی کہ کئی قومی اور بین الاقوامی پبلشر اسے ترجمہ کر کے اپنی اپنی زبانوں میں شائع کرنے کی مانگ کرنے لگے۔ حتیٰ کہ کتاب فرانس کے کتابی میلے میں شامل ہوئی اور اسے بین الاقوامی بکر پرائز کے لیے چن لیا گیا۔ FM2 103.5 میگا ہرٹز پر آپ گیتوں بھری کہانی سماعت کر رہے ہیں، داستان گو۔ کاکا جی اور افسانہ کی کہانی سنانے والا ایک اہم کردار میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور کاکا جی کو کئی برسوں سے جانتا ہوں۔ آج میری عالیشان گاڑی کاکا جی کے دوست شوقی نے کرائے پر لی تھی۔ وہ کاکا جی کو سری نگر کے انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر چھوڑنے آیا تھا، جو اپنی کتاب پری محل کو ملنے والا بین الاقوامی انعام حاصل کرنے کے لیے فرانس جا رہا تھا۔ کاکا جی کے چاروں بچے بھی ایئرپورٹ پر آئے تھے اپنے فنکار باپ کو رخصت کرنے کے لیے۔ کاکا جی فرانس میں ایک بڑی تقریب میں یہ انعام حاصل کرنے کے بعد عالمی دورے پر روانہ ہو جائے گا اور دنیا کے مختلف ممالک میں کشمیر کے فن داستان گوئی کے بارے میں پروگرام پیش کرے گا اور بے شمار دولت، عزت اور شہرت لے کر واپس لوٹے گا۔ لیکن اس ساری بھیڑ میں وہ افسانہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی جو اپنے حسن اور جوانی کے زور پر دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ شاید اس نے اپنی چھوٹی سی دکان میں موجود دہی اور دودھ کے چند مٹکوں، نانوائی کی درجن بھر روٹیوں، بچوں کی ٹافی اور چاکلیٹ کو ہی اپنی دنیا سمجھ کر خاموش رہنے میں عافیت سمجھی تھی۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ محلے والوں کی لعنت ملامت کا کب تک مقابلہ کر سکتی ہے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی گیتوں بھری کہانی داستان گو، تحریر مقبول ساحل۔ کیسی لگی آج آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب اپنے میزبان رشید نظامی اور اگلی ملاقات تک دیجیے اجازت۔ اگلے ہفتے ایک اور کہانی کے ساتھ ہوں گے حاضر، جب تک کے لیے خدا حافظ۔